नमस्कार। मैं राजीव स्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जियोग्राफी फैक्ट 23 पर। और जो मॉडल पेपर की सीरीज हमारी चल रही थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर जो परीक्षा है उसको लेकर, तो आज हमारा जो है इससे पहले 3 जो है मॉडल पेपर आ चुके हैं। चौथा मॉडल पेपर जो है वो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका बहुविकल्प है, तो उसमें अपन देखते हैं क्या है। तो पहले के पहले में है, पहला है निम्नलिखित में से आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो आपको जो आपके सामने ऑप्शन है और इन ऑप्शंस में तो आपको बताना है कि आर्थिक भूगोल जो है उसका जो है क्या नहीं है, उपक्षेत्र नहीं है। तो पहले अपन यहाँ पर देखिए पर्यटन भूगोल, आवासीय भूगोल, कृषि भूगोल और विपणन भूगोल। तो इनमें से कौन सा है जो आपका आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ब जो होगा हमारा क्या होगा, आवास भूगोल जो है वो क्या है, आर्थिक भूगोल का क्षेत्र नहीं है, बल्कि आवास भूगोल जो है वो आपका अलग से है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कौन सी विचारधारा दो विचारों पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करती है। तो कौन सी विचारधारा है जो इन दोनों के बीच की है, ठीक है, पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के बीच की। तो वो विचारधारा आपकी है ऑप्शन नंबर से जो आपका होगा नवनिश्चयवाद, वो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो कौन से महाद्वीप में जो जनसंख्या वृद्धि है वो सर्वाधिक है, तो कौन से में है। तो इसमें आपके पास 4 महाद्वीप दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका। तो इनमें से कौन से में सबसे ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से अफ्रीका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अफ्रीका के अंदर जो है जनसंख्या वृद्धि है वो सर्वाधिक है। प्रवास का अपकर्ष कारक है, तो प्रवास का जो अपकर्ष कारक है वो कौन सा है। काम की बेहतर अवसर, राजनीतिक हलचल, प्राकृतिक आपदाएं और महामारी। इनमें से अपकर्ष जो कारक है वो कौन सा है। तो आपका हो जाएगा काम के बेहतर अवसर जो है वो बिल्कुल सही आपका ऑप्शन हो जाएगा, काम के बेहतर अवसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है मानव विकास प्रतिवेदन 2020 में किस देश का स्कोर सर्वोच्च था। तो कौन से देश जो है वो नंबर 1 पर है। तो इसका तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है नॉर्वे है वो सही हो जाएगा। नॉर्वे मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट के आधार पर सबसे जो है ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फजेंडा किसे कहते हैं। तो फजेंडा जो है वो क्या है, किसे अपन फजेंडा कहेंगे। तो रबड़ के बागानों को, कोको के बागानों को, कॉफ़ी के बागानों को और चाय के बागानों को। तो फजेंडा किसे कहते हैं। तो फजेंडा आपका क्या हो जाएगा, कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है, फजेंडा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर से जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्माण उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। तो निर्माण उद्योग है उसको किस क्षेत्र में जो है सम्मिलित किया जाता है, यानी कौन से व्यवसाय में सम्मिलित किया जाता है। तो पंचम क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, द्वितीयक या तृतीयक। तो इन चारों में से कौन सा जो है वो सही आंसर होगा कि विनिर्माण उद्योग को किस में शामिल किया जाता है। तो विनिर्माण उद्योग जो है उसको आपका द्वितीय क्षेत्र के अंदर शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर से जो है आपका एकदम सही है। इसमें जो द्वितीय क्षेत्र है इसको आप द्वितीय व्यवसाय भी कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अपना है निम्न में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। तो इन 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, इनमें से बताना है आपको कि चौथा जो क्रियाकलाप है वो कौन सा है। महाविद्यालयों में अध्यापन, परिवहन, व्यापार, निर्माण। तो इनमें से कौन सा जो है वो आपका चतुर्थ क्रियाकलाप में आएगा। तो इसमें जो है आपका महाविद्यालयों में जो अध्यापन है वो आपका यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, क्योंकि परिवहन और व्यापार की बात करें तो ये तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। किस में आते हैं, तृतीयक में। ठीक है, निर्माण की बात करें तो ये आपका द्वितीयक में आता है। ठीक है, तो इस वजह से बस महाविद्यालयों में अध्यापन ही आपका एक बचता है और वो आपका चतुर्थ क्रियाकलाप में आता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस देश में रेल मार्गों का जाल सघन
सघनतम घनत्व पाया जाता है? तो रेल मार्गों के जाल का, यहाँ जाल है भाई, ठीक है, तो रेल मार्गों के जाल का जो सर्वाधिक जो घनत्व है वो कौन से देश में पाया जाता है? ब्रिटेन में, भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या चीन में? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसमें सर्वाधिक जो है रेल जाल का सघनतम घनत्व है पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देश पूछा है, अगर महाद्वीप पूछता, ठीक है, महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप क्या हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा। यूरोप के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो है रेल तंत्र सघनतम पाया जाता है। महाद्वीपों के अकॉर्डिंग यूरोप हो जाएगा, वरना आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है अगर देशों के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मारक पतन, विश्राम पतन का उदाहरण है। तो मारक पतन या विश्राम पतन का उदाहरण है सिंगापुर, अदन, होनोलुलु, उपरोक्त सभी। तो कौन सा जो है वो आपका यहाँ पर राइट होगा? तो शायद आपको पता चल चुका है कि ऑप्शन नंबर द जो है वो सही है, यानी सिंगापुर है, अदन है और होनोलुलु है। ये आपके तीनों के तीनों क्या हैं? इनको आप या तो मारक पतन बोल सकते हो या विश्राम पतन जो है वो बोल सकते हो। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है अपना? कृत्रिम रेशों का उद्योग। जिस प्रकार का उद्योग है वह है, तो ये जिस प्रकार का उद्योग है, कृत्रिम रेशों का जो उद्योग है वो किस प्रकार का है या जिस प्रकार का, एक ही बात है, ठीक है। तो क्या ये कृषि आधारित है, जीव आधारित है, रसायन आधारित है या खनिज आधारित है? तो क्या इसका जो है सही आंसर होगा? तो इसका आंसर जो है वो राइट होगा, रसायन आधारित उद्योग है, ठीक है। ये रसायन आधारित उद्योग है भाई कृत्रिम रेशों का। क्यों है? क्योंकि कृत्रिम रेशे वो पेट्रोलियम से तैयार किए जाते हैं और तो इस वजह से ये आपका क्या हो गया? रसायन आधारित उद्योग हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गाँवों में निवास करता है? तो हमारे देश की जो कुल जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत भाग जो है वो गाँवों में निवास करता है? 65.8%, 67.8, 68.8 या 62.8? तो राइट ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा? 68.8% जो जनसंख्या है हमारी वो गाँव में निवास करती है। अगर गाँव की जगह नगर आ गया, ठीक है, नगरों में निवास करती है, ऐसा हो गया तो कितनी का होगी? 31.2%, ठीक है। वैसे तो ये 31.16 है, ठीक है, वास्तव में कितनी है? 31.16 है, लेकिन यहाँ पर अपन जो है राउंड फिगर जो है वो 31.2 मानी जाती है और 68.8 है वो गाँव की मानी जाती है। तो इस प्रकार से आपको जो है ये याद रखना होगा कि गाँव में जो जनसंख्या है वो किस प्रकार से है और नगरों में जो जनसंख्या है उस वो किस प्रकार से अपना प्रतिशत रखती है। तो आपको वो देखना होगा और उसके हिसाब से आप जो है आंसर देना होगा। अगर मान लो 31.2 आए तब भी आप सही कर सकते हो, अगर 31.16 आए तब भी आपका आंसर जो है वो रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में खनन नगर के रूप में विकसित नगर नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा नगर बताना है आपको? खनन नगर बताना है कि कौन सा नगर है वो खनन नगर नहीं है। तो देखो झरिया है, डिगबोई है, श्रीनगर है और रानीगंज है। तो अब इन चारों में से कौन सा जो है वो आपका जो है सही होगा इसमें आंसर? तो देखिए झरिया की बात करें तो झरिया कोयला उत्पादन क्षेत्र है जी। उसके बाद में डिगबोई, डिगबोई जो है वो तेल उत्पादन क्षेत्र है। रानीगंज है वो भी क्या है? कोयला उत्पादक, कोयला उत्पादन होता है यहाँ भी। अब बच गया क्या? श्रीनगर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्रीनगर। ऑप्शन नंबर स जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा कि श्रीनगर जो है वो खनन नगर का उदाहरण नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किन प्रमुख शहरों को मिलाती है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है वो किन नगरों को मिलाती है? तो ऑप्शन आपके हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, जयपुर, कोलकाता, चेन्नई। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो आपका क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा है वो आपका सही रहेगा। तो इसमें देखो स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है वो भारत के 4 महानगरों को आपस में जोड़ने के लिए चलाई गई है और इसमें जो 4 महानगर हैं वो हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो ऑप्शन नंबर स जो है हमारा
क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी के गलत हैं। बाकी के में अगर आप देखो तो देखो, जैसे इसमें दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, बेंगलुरु नहीं है। उसके बाद में चेन्नई है, कोलकाता है, चेन्नई है, मुंबई है, इसमें हैदराबाद नहीं है। ठीक है, इसमें आपका मुंबई है, जयपुर नहीं है, कोलकाता है, चेन्नई है। तो यहाँ पर क्या है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर स हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो यहाँ हमारे पास जो हैं 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कांडला, मुंबई, विशाखापट्टनम और कोची। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो प्राकृतिक नहीं है? ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर स। देखो, कांडला की बात करें तो कांडला प्राकृतिक बंदरगाह है, मुंबई भी प्राकृतिक बंदरगाह है, कोची भी प्राकृतिक है। विशाखापट्टनम जो है वो आपका कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, तो विशाखापट्टनम कैसा है, कृत्रिम है। और इसमें हमसे क्या पूछा है कि प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम। अगर विशाखापट्टनम कृत्रिम है, इसलिए ये प्राकृतिक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर स जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से नहीं कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है? तो कौन सा प्रदूषण है वो स्थान विशिष्ट होता है? तो इसमें आपका वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। तो इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? तो ऑप्शन नंबर जो स हमारा है, ध्वनि प्रदूषण जो होता है स्टूडेंट, वो हमेशा क्या होता है, स्थान विशिष्ट होता है। ध्वनि प्रदूषण एक स्थान विशेष के आधार पर होता है, इसलिए ये हमेशा इसी में आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण नहीं है तो विनिर्माण, आखेट, कृषि और भोजन संग्रहण। तो ये यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आता? तो देखो, आखेट आता है, कृषि आती है, भोजन संग्रहण आता है, क्या नहीं आता, विनिर्माण नहीं आता। अब विनिर्माण किससे आता है भाई, द्वितीयक से। ठीक है, तो द्वितीयक से आपका आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर जो है। अब इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप वीडियो जो है वो पूरे देखें, सिर्फ प्रश्न उतारने से नहीं होता है। क्योंकि देखो, इसमें क्वेश्चन जो है वो पूरी बुक्स जो है वो शामिल नहीं की जा सकती। तो इसलिए क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चन हम शामिल करते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम आपको बताते हैं मुख जबानी। तो आप यहाँ पर डबल काम कर सकते हो, क्योंकि हम एबेसैडर में भी आपको बताते हैं कि भाई ये तो इसका सही आंसर है, जो बाकी के नहीं है वो क्या है। तो वो चीज़ें भी हम आपको बताते हैं। तो वो चीज़ कब क्लियर होगी आपके, कि जब आप वीडियो पूरा देखेंगे। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहूँगा कि वीडियो पूरा देखें। नेक्स्ट अपने आता है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन सा है? तो बिहार, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या है? तो देखो, वैसे तो अगर अपन राज्यों की बात करें, इसका पहले इसकी बात कर लेते हैं, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दिल्ली जो है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसका 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, एक बार आप देख लेना ये 97 है या नहीं, 11,200 तो है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दिल्ली आपका हो गया। ठीक है, बिहार का कितना है, 1102 है। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए ऑप्शन में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, देखो यहाँ पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों शब्द दिए हुए हैं। अगर ऐसी स्थिति आपकी आती है तो दिल्ली ही जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। अगर यहाँ मान लो केंद्र शासित प्रदेश नहीं होता तो हमारा आंसर सही क्या हो जाता, बिहार सही हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर राज्य के साथ केंद्र शासित प्रदेश भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मतलब ये पूछा है कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दोनों में से कोई भी हो जिसका सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। तो किसका है, दिल्ली का सबसे ज़्यादा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिल्ली जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगर राज्य नहीं आए तो, अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों एक साथ आ रहे हैं तब दिल्ली होगा, सिर्फ राज्य आ रहा है तब बिहार होगा, सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश आ रहा है तब भी दिल्ली होगा। तो ये आपको विशेष ध्यान में रखना है कि कहीं आपको ये देखना है दिल्ली का या जो ये केंद्र शासित प्रदेश हैं या राज्य हैं दोनों कहीं एक साथ तो नहीं है। अगर एक साथ हैं तो दिल्ली आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान जो है उसकी ओर
चलिए शुरुआत करते हैं। पहला रिक्त स्थान हमारा है औद्योगिक प्रौद्योगिकी किसी समाज के रिक्त स्थान विकास के स्तर का सूचक होती है। तो प्रौद्योगिकी जो है वो किसका सूचक होती है? तो प्रौद्योगिकी की अगर अपन बात करें तो प्रौद्योगिकी है वो किसका सूचक होती है? सांस्कृतिक विकास का। किसका होती है? सांस्कृतिक विकास का जो है वो सूचक होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा है प्रवास, जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं रिक्त स्थान कहलाते हैं। तो क्या कहते हैं? अगर मान लो कोई प्रवासी जो है वो बाहर चला गया तो उसको उत्प्रवासी कहते हैं। क्या कहेंगे? उत्प्रवासी। अगर कोई स्थान छोड़कर जा रहा है तो उसे उत्प्रवासी, और अगर कोई आ रहा है तो उसे अप्रवासी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अपना रिक्त स्थान है मानव विकास की सबसे पुरानी उपागम में से एक है। तो मानव विकास के जो कितने उपागम हैं उनमें से सबसे पुराना जो उपागम है वो कौन सा है? तो उसकी अगर अपन बात करें तो वो है आय उपागम। कौन सा है भाई? आय। तो आय उपागम जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा है मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व केरल में बस्ती का प्रकार पाया जाता है। तो यहाँ पर कौन सी बस्ती का प्रकार पाया जाता है? तो परिक्षिप्त बस्ती आप यहाँ पर कह सकते हो। परिक्षिप्त। ठीक है, तो परिक्षिप्त बस्ती जो है उसका वो पाए जाते हैं। उसके बाद में नगर समृद्ध क्षेत्र में विकसित हुए, जैसे रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली इत्यादि हैं। तो खनिज है यहाँ पर। क्या आएगा? खनिज। ठीक है, 10 का है एक प्राकृतिक और देश का सबसे बड़ा पतन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुंबई। ठीक है, मुंबई देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक पतन है। ठीक है, प्राकृतिक भी और बड़ा भी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। गुणात्मक क्वेश्चन, अति लघुत्तरात्मक की अपन बात करेंगे। तो इसमें है जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र लिखें। तो जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। तो ये इसका सूत्र है। तो ये आपको यहाँ पर जो है देखना है। उसके बाद में किसके द्वारा मानव विकास प्रतिवेदन 1990 से प्रति वर्ष जारी की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, या इसको शॉर्ट में यूएनडीपी भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा इसको जो है किया जाता है। तो आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है वो क्या करता है? मानव विकास प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रकाशित करता है, और ये 1990 से कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा है 20 वर्षीय सड़क योजना पर क्या योजना क्या है? यहाँ पर नहीं है भाई। ठीक है, 20 वर्षीय सड़क योजना क्या है बताइए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है भारत में सड़कों की सदा जो दशाएं हैं दशा वो सुधारने के लिए जो है 20 वर्षीय जो है सड़क योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं जो है सूचीबद्ध हैं? तो 22 भाषाएं जो है वो सूचीबद्ध हैं। यानी हमारे संविधान के अंदर 22 भाषाओं को जो है संवैधानिक दर्जा दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा है नेक्स्ट, भरमौर जनजाति क्षेत्र में कौन सी 2 तहसीलें सम्मिलित हैं? तो भरमौर जो जनजाति क्षेत्र है इसमें 2 तहसीलें, पहली आपकी है भरमौर और दूसरी है होली। तो 2 तहसीलें आपकी यहाँ पर हैं। तो आपको याद रखना है भरमौर जनजाति क्षेत्र में 2 तहसील आती हैं, भरमौर और होली। ठीक है, तो ये अपन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अपना है चेन्नई पत्तन। चेन्नई पत्तन विशाल पत्तनों के लिए अनुकूल क्यों नहीं है? तो चेन्नई पत्तन क्यों नहीं है? तो देखो तट के निकट जो है उथले जल के कारण जो चेन्नई बंदरगाह है उसकी गहराई है वो कम है, यानी कम गहरा है। कम गहरा होने के कारण ये जो है बड़े और विशाल जो जलपोत हैं उनके लिए जो है अनुकूल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कम गहराई होने के कारण जो है बड़े जहाज यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। उसके बाद में 7वां आता है सदूषित जल के उपयोग से होने वाले कोई 2 रोग बताइए। तो देखो 2 बीमारियां जो हैं वो कौन सी हो सकती हैं जल प्रदूषण की वजह से? एक तो आंतों में कृमि हो सकती है, हेपेटाइटिस हो सकती है, इसके अलावा जो है डायरिया हो सकता है।
ठीक है, तो ये ऐसी बीमारियां जो हैं वो आपकी जल प्रदूषण से हो सकती हैं या प्रदूषित जल से ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। बढ़े आगे। क्वेश्चन हमारा है, व्यापार से क्या अभिप्राय है तथा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो व्यापार से क्या अभिप्राय है, तो व्यापार की बात करें तो व्यापार वस्तुतः अन्यत्र उत्पादित मदों का क्रय और विक्रय तथा इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। तो देखो व्यापार क्या होता है कि जो वस्तुएं होती हैं या अन्यत्र उत्पादित जो मद होते हैं, मदों का जो क्रय और विक्रय जो होता है वो आपका व्यापार कहलाता है। ठीक है, और व्यापार हमेशा किसके उद्देश्य से किया जाता है, लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है आप बता सकते हो। नौकाएं भारत के वो राज्य जिनका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम एवं अधिकतम है, लिखिए। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो तो आपका राज्यों का पूछा है। देखिए यहाँ पर देखो, अभी अपन ने देखा था तो उसमें केंद्र आया था, यहाँ पर सिर्फ राज्य आ रहा है। राज्य आ रहा है मतलब बिहार। बिहार जो है सबसे ज़्यादा है और इसका कितना है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए। अगर आ गए तो दिल्ली होगा, और अगर नहीं आया है तब आप अलग अलग आप इसको कर ही सकते हो। ठीक है, बढ़े आगे। खंड ब की तरफ। खंड जो है हमारा वो आपका क्या है, लघुतरात्मक प्रश्न है। और इसमें पहला है कि सामाजिक भूगोल की प्रमुख यहाँ पर उप है भाई, उप शाखाओं के नाम लिखिए। तो सामाजिक भूगोल जो है, सामाजिक भूगोल की उप जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से होंगे। तो इसमें देखो सामाजिक भूगोल जो है जिसके अंदर अवकाश का भूगोल है, ठीक है, सामाजिक कल्याण का भूगोल, इसके अलावा और भी आपके जो है कई हो सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है देख सकते हो कि कौन कौन से यहाँ पर जो है उपक्षेत्र होंगे सामाजिक भूगोल के। ठीक वो जो है आप अच्छे से इनको देख लेना। देखो एक तो इसमें सामाजिक भूगोल देखनी है, ठीक है, एक इसमें आपको जो है आर्थिक भूगोल देखनी है। तो ये दो जो है वो हमारे लिए ज़्यादा मोस्ट है। तो इन दोनों के उपक्षेत्र जो हैं वो आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, बाकी का जो है वो चैप्टर वाइज जो मोस्ट क्वेश्चन है उनके अंदर भी क्वेश्चन है, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। दूसरा, विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन से हैं। तो विश्व व्यापार जो संगठन है उसके प्रमुख कार्य क्या हैं। तो देखो पहला अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसको उसके लिए नियम बनाना। दूसरा हो जाएगा भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर अगर कोई देशों में मतभेद है तो उस मतभेद को उसको सुलझाना। कर जो लगते हैं उनका निर्धारण करना। ठीक है, तो ऐसे कुछ जो हैं कार्य हैं जो किसके हैं, विश्व व्यापार संगठन के यानी WTO के हैं। बड़े आगे, प्रौद्योगिकी ध्रुव से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो प्रौद्योगिकी ध्रुव क्या है, जो टेक्नोलॉजी है या संचार वगैरह है इनका अत्यधिक उपयोग करना है और इनके उपयोग के माध्यम से अपने कार्यों को ज़्यादा से ज़्यादा सरल बनाना है, तकनीकी ज्ञान का विकास करना है। ठीक है, तकनीकी का उपयोग को बढ़ाना है। तो ऐसा कुछ जो है सारा जो है आपका हो जाएगा, तो वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद में आता है प्रश्न नंबर 7, वृहद ट्रंक मार्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो वृहद जो ट्रंक मार्ग है वो आपका क्या है, तो अटलांटिक महासागर में उत्तरी अटलांटिक जो समुद्र है उसके अंदर जो है उत्तरी अटलांटिक समुद्री जल मार्ग है और इसी मार्ग को वृहद ट्रंक मार्ग भी कहते हैं, जो यूरोप को अमेरिका से जोड़ता है। ये जो है ये विश्व का लगभग 1/3 जो व्यापार है वो इसी मार्ग द्वारा किया जाता है और ये दोनों और ही इसके विकसित देश हैं। तो ये अपन ये भी कह सकते हैं कि ये जो मार्ग है दो विकसित देशों के मध्य या विकसित महाद्वीपों के मध्य जो है अपनी सेवाएं प्रदान करता है। और भी अगर कुछ इसमें हो तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट अपना है बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो बंजर भूमि क्या होती है, ऐसी भूमि जिसके ऊपर अपन तकनीकी या वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा प्रयोग करके भी हम जो है दोबारा पेड़ पौधे नहीं उगा सकते, ऐसी भूमि को बंजर भूमि कहते हैं। जबकि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है जिसको जो है प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके उसे दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, यानी उस पर कृषि की जा सकती है।
ठीक है। बस ये है कि उसमें जो है थोड़ा बहुत वैज्ञानिक पद्धतियाँ या जो तकनीकी हैं उनका प्रयोग करना पड़ेगा, जबकि बंजर भूमि में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अपना है पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए बनाए गए कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसके उद्देश्य क्या है, तो इसके उद्देश्य हैं सभी को लाभ प्राप्त हो। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या हो जाएगा भाई, एक तो सभी को लाभ प्राप्त हो, यानी प्रभावशाली व्यक्तियों के अलावा भी सबको लाभ प्राप्त हो, और जो क्षेत्र है उसका जो पिछड़ापन है उसको अन्य जो क्षेत्रों के विकास के साथ जोड़ना है। अच्छे बाजार की उपलब्धता है, यानी बाज़ार को बढ़ाना है जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, रोज़गार के अवसर को उत्पन्न करना है। ठीक है, तो ऐसे कुछ कारण आपके हैं जो आपके किस में आएंगे, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के उद्देश्य में हैं। 10 का है भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते प्रारूप पर परीक्षण कीजिए। तो भारत का जो राष्ट्रीय जो व्यापार है इसके बदलते प्रारूप का मतलब यहाँ पर है कि देखो, भारत पहले जो है जिन चीज़ों का आयात और निर्यात सबसे ज़्यादा करता था, आज वो चीज़ें हैं वो बदल चुकी हैं। ठीक है, तो इसके पीछे का कारण क्या है, तो यही कारण आपको वहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, जैसे भाई आज हम ऊर्जा के जो है भारत में ऊर्जा की खपत बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए हम आज जो है सबसे ज़्यादा आयातित वस्तु हमारे लिए पेट्रोलियम है। ठीक है, वहीं पहले हम कृषि अनाज जो है उसका निर्यात आयात करते थे, आज हम खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर, इसलिए हम उसका निर्यात आयात जो है वो कम कर दिया। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़ें जो मतलब पहले नहीं थी अब हैं, और बस वही इसके अंतर्गत आएगा। उसके बाद में आपका आता है नंबर 11 का नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है, इसके उद्देश्य लिखें। तो देखो, नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है वो केंद्र सरकार द्वारा जो है गंगा नदी के लिए चलाया गया है। ठीक है, जिसमें गंगा नदी की साफ सफाई की जो है बात कही गई है। इसके उद्देश्य हैं गंगा को स्वच्छ बनाना। मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है, गंगा को स्वच्छ बनाना, यानी सीवरेज लाइन जो है वो गंगा में न डालना। ठीक है, लोगों में जागरूकता फैलाना, इसके अलावा गंगा ग्राम जो है उनकी स्थापना करना। ठीक है, और नदी के दोनों ओर पेड़ पौधे लगाना। तो ऐसे कुछ जो उद्देश्य हैं वो आप इसमें देख सकते हो, उनको आप लिख सकते हो। उसके बाद में हमारे पास आता है खंड 6, जिसमें आपके दीर्घ लघुतरात्मक प्रश्न हैं। तो दीर्घ लघुतरात्मक प्रश्न की बात करें तो आपके 2 हैं। तो वो 2 कौन कौन से हैं, तो वो आपके हैं, पहला है निम्नलिखित पार महाद्वीपीय रेल मार्गों टिप्पणी लिखें। तो एक तो इसमें साइबेरियन है, यहाँ भी पार ही है। ठीक है, एक पार कनाडा रेल मार्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके बारे में लिखना है भाई, इस ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वो रूस के पश्चिम से सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होकर, ठीक है, पूर्व में स्थित प्रशांत महासागर तट पर व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ये रेल मार्ग मास्को कजान ट्यूमिन और चिता होता हुआ व्लादिवोस्टोक पहुंचता है। और इस मार्ग पर जो है ये दोनों जो है कितनी लंबाई है इसकी 9000 कुछ है। ठीक है, तो वो आपको लिख देनी है। फिर ये मार्ग 2 विद्युतीकृत है, यानी डबल मार्ग है, और पूरा जो है विद्युत द्वारा संचालित है। इसके अलावा इसमें जो है और भी चीज़ें हैं वो आपको बतानी है भाई। इसमें जो है खनिजों का वो जो भी परिवहन होता है वो। ट्रांस कनेडियन रेल मार्ग की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो वैंकूवर, यानी ब्रिटिश जो प्रांत था, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, नाम भूल गए इनका, एक प्रांत है कनाडा का। ठीक है, तो उसको जो है कनाडा संघ में जोड़ने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी शुरुआत में। ठीक है, और ये जो है प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर तट पर स्थित जो है हेलिफैक्स से जो है पश्चिम में प्रशांत महासागर इस तट पर स्थित वैंकूवर को जोड़ता है। ये जो है जो मार्ग है वो हेलिफैक्स, ओटावा, मॉन्ट्रियल, विनिपेग, कैडनबरी होता हुआ वैंकूवर पहुंचता है। और इस पे भी वही जो है मांस, खनिज, इसके अलावा लकड़ी आदि का जो है परिवहन किया जाता है। उसके बाद में इसके अथवा में समुद्री मार्ग है अटलांटिक समुद्री जल मार्ग, जो मैंने आपको बताया था। दूसरा आपका है हिंद महासागर, भूमध्य सागर। तो ये जो स्वेज नहर वाला मार्ग है, ये जो आपको बता देना है वे अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर, फिर लाल सागर होता हुआ हिंद महासागर में प्रवेश करता है, जिसने यूरोप और अमेरिका की एशिया की दूरी है वो कम कर दी है।
ठीक है। और इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ है। और अटलांटिक महासागर है, ये आपको मैंने अभी बताया था ट्रंक मार्ग में, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, जैविक ऊर्जा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो जैविक ऊर्जा के बारे में, जैविक ऊर्जा जो बायोमास एनर्जी, ठीक है, जिसमें कृषि अपशिष्ट हैं, पशु अपशिष्ट हैं, ठीक है, तो इनसे जो अपन बिजली प्राप्त करते हैं वो बिजली किस में आएगी, जैविक ऊर्जा में आएगी। तो इसके बारे में आपको लिख देना है। भारत में पवन ऊर्जा के विकास का वर्णन कीजिए। तो भारत में पवन ऊर्जा का विकास काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, राजस्थान है और तमिलनाडु है, ये जो आपके हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विकास हो सकता है, तो इसके ऊपर आपको लिखना है। उसके बाद में आपका है 14 का, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो उसकी क्या विशेषताएं भाई, सभी की पीने योग्य जल की पहुंच, ठीक है, तो ऐसा कुछ है तो वो आपके वहाँ पर लिख जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है जल गुणवत्ता में ह्रास के कारण, कारण का कारणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर ह्रास है ना, ह्रास, तो वो आपको लिख देने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना है निबंधात्मक प्रश्न, विशिष्ट क्रियाकलापों के आधार पर पतनों का वर्गीकरण कीजिए तथा प्रत्येक पतन के दो दो उदाहरण दीजिए। तो उन पतनों को बताना है उनके कार्यों के आधार पर, जैसे विश्राम पतन है और वो है जो ये हो जाएगा, ठीक है, तो वो आपको इसमें हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश कैसे लाभ प्राप्त करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो भी लाभ हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे। 16 भारत में लोग खनिज संसाधनों का जो है, भारत में लोग खनिज संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी लिखें। ठीक है, भारत में खनिज संसाधनों पर, लोग कोई शब्द नहीं है, तो भारत में खनिज संसाधनों पर टिप्पणी लिखें। तो भारत के जितने भी खनिज संसाधन हैं उनके बारे में जो है थोड़ा बहुत आपको बता देना है। वो भारत में खनिजों के वितरण की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो भारत में कहाँ कहाँ खनिज पाए जाते हैं, तो ये दोनों लगभग जो है आपके सेम ही हैं, तो सेम में इसमें आपके हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट है मानचित्र। मानचित्र आपके दो आएंगे, 17 और 18 का प्रश्न है, दिए गए विश्व मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो यहाँ पर टोरंटो है, तिब्बत है, संगाई है, सेटियांगो है। ठीक है, ये वर्ल्ड के मैप में है। खेतड़ी, हजारीबाग, बालाघाट और कटनी ये आपके भारत के मैप में है। तो इसके लिए जो है मैप का अलग वीडियो जो है वो तैयार किया जाएगा और उसके ऊपर आप को जो है इसमें देख सकते हैं। और आप इसी प्रकार से जो है देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जियोग्राफी फैक्ट 23, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ ज़रूर आऊँगा, फिर से आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।